नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने क्या पूछा है और आरपीएससी क्या पूछ सकता है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। टॉपिक बहुत आसान है और बहुत प्यारा टॉपिक है और मोस्टली सबका पसंदीदा टॉपिक है। लगभग सबको ये टॉपिक बहुत पसंद आता है क्योंकि एक फिक्स फार्मूले हैं, 15-16 फार्मूले हैं। उन्हीं फार्मूलों से जुड़कर आपको अवकलन करना होता है तो सबको पसंद आता है। जब अवकलन आप पढ़ते हैं बहुत 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 अच्छा लगता है। उसी जैसे अपोजिट समाकलन जब आप पढ़ते हैं तो आपको उतना ही बुरा लगता है। नॉर्मली ये थिंकिंग है, ठीक है ना। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन नॉर्मली ये होता है। अवकलन आपको जितना पसंद आता है, समाकलन आपको नॉर्मली उतना ही बुरा लगता है क्योंकि उसमें वही पेचीदगियाँ उल्टे दिशा में चलना होता है। ये कुछ ऐसा होता है, अवकलन में आप कार को आगे चलाते हैं, समाकलन में आप कार को पीछे चलाते हैं। पीछे चलाना हमेशा आगे चलाने के मुकाबले मुश्किल होता है, तो उल्टा चलाना तो मुश्किल होगा ही होगा, तो थोड़ा सा परेशानी सबक रहता है। तो अवकलन जो है वो ईजी पार्ट है। अब ईजी पार्ट है, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं पूछने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं आरपीसी के पास पूछने के लिए। एक तो है अवकलन गुणांक पूछना कि भाई ये फलन है, इसका अवकलन करके दिखाइए। अवकलन गुणांक जिसको आप dy/dx कह सकते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन dy/dx पूछ लेता है। कई बार एक कदम आगे भी चल जाता है, सेकंड डेरिवेटिव भी पूछ लेता है, d2y/dx²। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है जो आरपीसी पूछता ही पूछता है। दूसरा इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है सातत्य और अवकलनीयता का। सातत्य एवं अवकलनीयता, एक फलन दे दिया, वो संतत है, किन बिंदु पे संतत है, किन बिंदु पे नहीं है, या इस बिंदु पे संतत है या नहीं है, इस बिंदु पे अवकलनीय है नहीं है। तो सातत्य और अवकलनीयता भी पसंदीदा टॉपिक है कि भैया संतत है या नहीं है, भैया अवकलनीय है या नहीं है, किस बिंदु पे अवकलनीय है, किस बिंदु। ये पकड़ लीजिए, ये जो है सातत्य और अवकलनीयता, ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये लोगों को परेशान करता है। सातत्य और अवकलनीयता की जो है वो कोई पेन चला के सॉल्व करने जैसा नहीं है। ये एक्चुअली कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट का खेल है सारा। अगर आपको कंसेप्ट है, समझ में आता है कि सातत्य एक्चुअली होता क्या है, संतत कहते हैं किसका नाम है, किसका नाम सातत्य है, किसका नाम अवकलनीयता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अवकलन नहीं करना होता, यहाँ चेक करना होता है कि अवकलनीय है या नहीं है, जांच करनी होती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 और 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 2, और मैं कहूँगा कि चेक करके बताइए कि 1 और 1 2 होता है। जांच करनी होती है, जांच करना होता है। जांच करने के लिए आपको कारण बताने होते हैं कि होता है तो क्यों होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है। यहाँ तो सीधी सीधी गणित है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ गया। ये पार्ट उतना आसान है। तो यही चीज़ें हैं जो अवकलन के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाता था। अवकलन में ज़्यादा कुछ मुझसे मैंने बताया कि पूछने के लिए है ही नहीं, 2 ही चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि कैसे पूछता है। देखिए, अवकलन बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। तो इतने आसान टॉपिक को कंपटीशन लेवल में थोड़ा ट्रिकी करना ही पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना भी पड़ता है, ट्रिकी करना पड़ता है। ट्रिकी का मतलब होता है उस क्वेश्चन को ट्रिक में डाल दिया जाता है। ऐसी ट्रिक डाल दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है, जिसके पास चाबी होगी वो तो खोल लेगा, जिसके पास नहीं होगी तो वो नहीं खोल पाएगा। अब ट्रिक जो है वो त्रिकोणमिति की सहायता से पैदा की जाती है कि आप त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करें। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, सीधा अवकलन का क्वेश्चन न के बराबर है, सीधा अवकलन का क्वेश्चन न के बराबर है। या तो त्रिकोणमिति या प्रतिलोम त्रिकोणमिति का तड़का उसमें लगाया जाता है जानबूझ के, कि सीधा सीधा क्वेश्चन ना बने, ताकि जो भी करे उसे त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति की समझ हो तो ही वो उसको कर पाए, अगर नहीं समझ है तो ना कर पाए। तो ये इसमें खास तौर पर पाए जाते हैं। एक है लघु गुणक का प्रयोग। लघु गुणक लोगरिथम जो है उसका खूब जायका लगाया जाता है इसके अंदर, मतलब जबरदस्त तड़का जो है वो आपको लघु गुणक का मिलता है। क्योंकि जो सवाल जिसका आधार भी चर है और जिसकी पावर भी चर है, तो उसमें लोग लेने के अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं है। एक्स की कोई फॉर्म ऊपर है, एक्स और वाई की कोई फॉर्म ऊपर है और नीचे है, दोनों तरफ आपका चर की पावर चर। क्योंकि देखिए, चर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो चर की पावर चर जैसे क्वेश्चन है, इनमें लघु गुणक ही एकमात्र उपाय है। तो लोग लेना ही पड़ता है। और कई बार लोग जो है सुविधा के लिए भी लिया जाता है कि अवकलन करना आसान हो जाता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं इनको यूज़ किया जाता है ट्रिक के तौर पे, और फिर क्वेश्चन बनता है। तो अवकलन देखिए, क्वेश्चन जटिल नहीं होता है, क्वेश्चन जटिल नहीं होगा, क्वेश्चन सिंपल होगा। जैसे मैंने पहले बता चुका कि या तो dy/dx पूछेगा, और पूछने के लिए है ही नहीं, या तो dy/dx पूछेगा, नहीं पूछेगा तो d2y/dx² पूछेगा। इन 2 में से एक चीज़ पूछनी है, यही है सवाल में, यही है, तो और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ पढ़ें तो 2 जो विशेष फलन है उनका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं 2 ऐड कर देता हूँ, एक मोड फंक्शन और एक महत्तम पूर्णांक फंक्शन।
ये तो है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके गुण धर्मों के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये कहाँ संतत होता है, कहाँ अवकलनीय होता है, ये महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इनके बारे में थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी ना, जैसे राजस्थान का गवर्नर कौन है, ये रखते हैं ना आप जानकारी, जीके में पढ़ते हैं ना आप, ये नोट पढ़ते हैं ना कौन कहाँ का है, तो जानकारी रखते हैं ना, वैसे आप इनको मापांक फलनों के बारे में कुछ जानकारी आप इकट्ठी ज़रूर करिएगा। मापांक फलन बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं सातत्य और अवकलनता का। जब सातत्य अवकलनता का क्वेश्चन आता है तो वो जानबूझ के मापांक और महत्तम पूर्णांक का इस्तेमाल करता है ताकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा तीखा क्वेश्चन हो जाए। ये तीखापन लाने के लिए किया जाता है। मापांक फलन के बारे में हमेशा याद रखिए, मापांक फलन जो है वो सदैव 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 संतत होते हैं, सदैव संतत। ये कभी भी नहीं टूटते, इनका ग्राफ हमेशा लगातार होता है, ये जुड़े हुए ग्राफ होते हैं, सदैव संतत होते हैं। लेकिन इनका थोड़ी सी लड़ाई चलती है अवकलनता के साथ, अवकलनीयता के साथ इनकी लड़ाई रहती है। अवकलनीयता के साथ इनका आंकड़ा ठीक नहीं है। और कहाँ ठीक नहीं है? जहाँ पे वी शेप का जो तीखा पॉइंट आता है, तीखा पॉइंट, इस तीखे पॉइंट पे इनकी अवकलनीयता काम नहीं करती। बाकी सब जगह अवकलनीय है, बस उस तीखे पॉइंट पे अवकलनीयता का थोड़ा सा झंझट आता, झोड़ है। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का जोड़ तो बहुत जगह है, खासकर पूर्णांकों पे। पूर्णांकों पे ये फलन असंतत होते हैं। पूर्णांकों पे जो पूरे पूरे मान होते हैं वहाँ पे ये असंतत होते हैं, टूट जाते हैं। बाकी सब जगह संतत है, पूर्णांकों पे असंतत है। पूर्णांकों पे ग्राफ टूट जाते हैं क्योंकि सीढ़ी वाले ग्राफ होते हैं, सीढ़ियाँ ब्रेक करती है और करनी पड़ेगी। सीढ़ी अगर ब्रेक नहीं करेगी तो आप छत पे चढ़ेंगे कैसे? तो इनकी सीढ़ियाँ जो है वो पूर्णांकों पे ब्रेक कर जाती है ना। सीढ़ियाँ अगर सोचिए अगर ऐसे होगी तो छत पे कैसे चढ़ेंगे? तो छत पे चढ़ने के लिए तो एक सीढ़ी को बना के दूसरी सीढ़ी को ऊपर बनाना ही पड़ेगा, तो टूटना तो है ही है, तो होगा, ऐसे ही होगा। तो ये फलन जो होते हैं ये असंतत होते हैं, और असंतत होने की वजह से, संतत ही नहीं है तो इस वजह से ये अवकलनीय भी नहीं होते। पूर्णांकों पर ये फलन ना तो संतत होते हैं और ना ही अवकलनीय होते हैं। तो इनका थोड़ा सा और विज्ञान भी है जी, कि मैं अभी जाना नहीं चाहता यहाँ पे डिटेल में। आपको पढ़ना हो तो आप लेक्चर में देख सकते हैं मेरे, उसमें आपको मिल जाएगा। मापांक फलन और महत्तम पूर्णांक दोनों का खेल थोड़ा सा समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाता है। देखिए यही सब चीज़ें, यही बस है। अगर इन 5 चीज़ें, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति के खाली सूत्र, बस त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद है, साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र, साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र, ब्रैकेट वाले साइन ए माइनस बी के सूत्र, ये सारे सूत्र जो त्रिकोणमिति वाले हैं वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र बिठा लीजिए अपने दिमाग में, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और लोग, और ये मापांक और महत्तम पूर्णांक, ये आपने किया और आपका dy/dx और d2y/dx स्क्वायर क्लियर है। तो ये होगा। एक है आपका सातत्य और अवकलनता। जैसे मैंने कहा कि फलनों के बारे में पूछता है कि भैया फलन संतत कहाँ है, कहाँ अवकलनीय है, कहाँ संतत नहीं है, कहाँ अवकलनीय नहीं है, यही 4 क्वेश्चन घुमाएगा। उनको घुमाने का तो फर्ज भी बनता है, भैया कंपटीशन है तो वो घुमाएगा। तो आपको इतना कुछ पढ़ना है इसके बारे में, इतना कुछ पढ़ते ही आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। अवकलन आएगा, लेकिन बेटा सीधे सीधे अवकलन मत करिएगा, एकदम जो सीधे है ना, नाक की सीध वाले अवकलन वो मत करिएगा, वो नहीं पूछेगा। अवकलन टेढ़े पूछेगा, टेढ़े घुमाएगा, घुमावदार अवकलन जो है वो पूछेगा। ठीक है, आपको अवकलन ही करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चनों की बात कर ले भाई। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर, या कहते हैं कि सर आपने कहा इतने क्वेश्चन है यार, इसमें तो इतने क्वेश्चन आते हैं। बेटा कैलकुलस अलग टॉपिक है, डिफरेंशिएशन अलग है। कैलकुलस जैसे राजस्थान है, राजस्थान भारत के अंदर आता है, तो भारत जो है वो कैलकुलस का नाम है। मान लीजिए कैलकुलस जो है वो भारत है, अब राजस्थान अवकलन है, तो भारत में राजस्थान आता है, राजस्थान में भारत नहीं आता है। ठीक है ना, थोड़ा ये समझिए बात को। कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है, कैलकुलस में सब कुछ आता है, सीमा आती है, सातत्य आता है, अवकलनीयता आती है, अवकलज आते हैं, समाकलन आते हैं, सब कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस में हो सकता है और भी कुछ डाल दिया है, और भी ऐड किया जा सकता है, बहुत कुछ। आप कैलकुलस पढ़ना शुरू करते हैं 11th से, 12th से, बीएससी से, एमएससी में जाके पढ़िए, कैलकुलस ही नाम लिखा हुआ है बुकों का। तो कैलकुलस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कैलकुलस बहुत बड़ा है। तो इसलिए कैलकुलस के नाम मत बोलिए, कैलकुलस तो बहुत बड़ा है। कैलकुलस में तो लगभग मेरे आधी गणित कैलकुलस में कवर हो जाती है। तो कैलकुलस ना बोलिए, मैं एक टॉपिक का नाम बोलो, उतने तक बात है। मैं बोल रहा हूँ अवकलन, तो अवकलन का मतलब सिर्फ अवकलन से है, और उसमें आंशिक अवकलन भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसमें कोई आंशिक अवकलन या अवकलन के अनुप्रयोग वो भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अवकलन। अवकलन के अनुप्रयोग अलग टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ अवकलन, dy/dx, d2y/dx, ठीक है ना, और अवकलनीयता, बस। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इन रेयर केस, इन बहुत रेयर केस, जबकि अब की नहीं है, क्योंकि अब तो ग्रेजुएशन का पार्ट जो है वो बड़ा कर दिया गया है, इस वजह से कोई चांसेस नहीं है। नॉर्मली 3 क्वेश्चन तक भी जाते थे,
लेकिन जाने के चांसेस अब न के बराबर है। अब से 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है एक अवकलन गुणांक का मिलेगा और एक को आपको सीमा और सातत्य का मिलेगा। सातत्य का और ये अवकलनता का एक क्वेश्चन मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। अवकलन गुणांक पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, पुराने पेपर उठा के देख लिया। अवकलन गुणांक पूछेगा, dy/dx d2y/dx² पूछेगा। इनमें से एक चीज़ पूछेगा, एक सीमा और सातत्य में से पूछेगा कि फलन संतत है, नहीं है, कहाँ नहीं है। बस ये 2 चीज़ें पकड़ लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और बाकी आप पुराने साल के भी पेपर है वो मैं सॉल्व करवाता हूँ, उनको देख लीजिए और कंफर्म हो जाएगा कि जो मैंने कहा है वो कितना सही है। ठीक है, चलिए आइए पुराने साल के क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले तो समझ लीजिए अवकलन के बारे में कि जो अवकलन है वो इजी टॉपिक है, बहुत सबको पसंद है अवकलन, लगभग सबको पसंद है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे आप अवकलन करते हैं, कला है। ये वही फॉर्मूले आपको लिस्ट, आपको शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं तो आपको फॉर्मूले की लिस्ट दे दी जाती है कि ये देखिए x की पावर n का ऐसे होगा, e की पावर x का ऐसे होगा, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसी फॉर्मूले के आधार पे आप अवकलन करते चले जाते हैं। तो बड़ा सीधा सीधा है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती कि ये बदलना है वो बदलना है, नहीं, सीधा सीधा चलना पड़ता है। तो अवकलन सबसे ईजी टॉपिक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अब ईजी टॉपिक है तो जो एग्ज़ाम जो करवाएगी, जो एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है, उसका दायित्व बन जाता है कि उस ईजी टॉपिक को वो ईजी ना रहने दे, है ना। स्वाभाविक बात है, कंपटीशन का मतलब यही है कि जो टफ है वो तो टफ है ही, जो इजी है उसको भी टफ कर दिया जाता है। क्वेश्चन को घुमाया जाता है, घुमाया क्या जाता है, थोड़ा सा तड़का लगाया जाता है त्रिकोणमिति का या उसके साथ प्रतिलोम त्रिकोणमिति का या कोई और का, इस तरीके से उसको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, ट्रिकी किया जाता है। ट्रिक से ही, चाबी से ही खुलेगा वरना खुलेगा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोड लगा दिए जाते हैं। तो कोड डिकोड करने वाला ही क्वेश्चन को कर पाता है। तो ये आपको अवकलन में मिलने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन मिलने वाले। लिख लीजिए आप ये बात, सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, देख लीजिएगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन मिलने वाले, क्योंकि सीधी सीधी बात है, टॉपिक बहुत ईजी है। अवकलन सबको करना आता है, जिसने भी 12th की है उसको, हर किसी को अवकलन करना आता है। तो फिर अवकलन जब सबको करना आता है तो फिर छांटेंगे कैसे। तो ज़रूरी बन जाता है कि कुछ ऐसा किया जाए, है ना, जिसमें अधिकतर लोग फेल हो जाए। तो वो है ट्रिक। ट्रिक डाल दो, पकड़ पाएगा वो पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा वो रह जाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि 3 तक ये जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक वो इतना वेटेज इन टॉपिकों पे नहीं डालता है। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन की जगह है 3 क्वेश्चन की। टॉपिक बहुत अवकलन के अंदर। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे बीजगणित है, बीजगणित में बहुत कुछ आता है। बीजगणित जो है वो पूरा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। वैसे समझिए कैलकुलस में क्या आता है, कैलकुलस में सब आ जाता है, समाकलन है, अवकलन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, सब कैलकुलस में आ जाता है। कैलकुलस का पार्ट है ये। तो कैलकुलस मत बोलिए बहुत बड़ा है ऐसे। तो कैलकुलस बोलने का मतलब आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर, इस बार पेपर सारे क्वेश्चन गणित के आएंगे। तो गणित के आएंगे, गणित का सब्जेक्ट है, गणित से पढ़ रहे हैं तो गणित के आएंगे। तो गणित बहुत बड़ा शब्द हो गया। वैसे ही कैलकुलस बहुत बड़ा शब्द हो गया। कैलकुलस के अंदर आके एक एक टॉपिक की बात करी, जैसे अवकलन, समाकलन, सीमा, सातत्य। मैं एक एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिर्फ अवकलन के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जा सकते हैं। और देखिए मैं 3 क्वेश्चन के साथ ही नहीं जाना चाहता, एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई किए जा सकते हैं। आराम से 2 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं। तो आप मानिए 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन लगभग कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। कभी उसको पसंद आ गया तो 3 डाल दी, ऐसा होता है, लेकिन 2 क्वेश्चन रेगुलरली मिलते हैं इसके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, क्वेश्चन ट्रिक से होंगे, चाबियां आएंगी, चाबी लगाइए क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए सीधा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, dy/dx निकालिए। अब आगे सीधा अवकलन तो करना है ना बेटा, करके देख लीजिए, सीधा अवकलन करके देख लीजिए। अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, सीधे अवकलन से नहीं होगा। बस यही तो बात है, क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, आपको ट्रिक पकड़नी होगी। अगर आपने प्रॉपर ट्रिक पकड़ ली तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर ट्रिक ना पकड़ पाए तो फिर भाई बैठे रहिए, ठीक है। चलिए आइए मैं थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, लगभग 20 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इस लेक्चर में हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका √1 - x² √1 - y² a x - y। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार ऊपर। ये है आपका बहुत सारे क्वेश्चन हैं। √1 - x² 1 - y² a x - y dy/dx निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल आपको खेलना होगा। खेल क्या खेलना होगा, कुछ मानना होगा, माना, क्योंकि आपको अभी दिखने लग जाएगा ये फॉर्मूले हैं। इसको आपने sin थीटा मान लीजिए, y को आप sin फाई मान लीजिए, थीटा इसको मान लिया तो इसको कुछ और नया नाम दे दीजिए, sin फाई का नाम दे दिया।
जैसे आप यहाँ रखेंगे, मैंने कहा था त्रिकोणमिति का तड़का लगाता है, अवकलन के अंदर त्रिकोणमिति का तड़का लगता ही लगता है। तो जैसे सब्जी में हींग का तड़का लगाते हैं ना, जीरे का लगाते ही हैं, क्योंकि स्वाद बढ़ जाता है, खुशबू बढ़ जाती है। तो अवकलन भी इनसे अलग नहीं रहता। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस थीटा बाहर आ गया, ये आपका कॉस फाई बाहर आ गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका साइन थीटा माइनस साइन फाई आ गया। अब देखिए अभी तक आप कहेंगे सर अवकलन तो कहीं है ही नहीं। तो मैंने पहले भी शुरुआत में ये कहा था अवकलन बहुत देर बाद में आएगा, क्योंकि अवकलन तो सबको पता छोटा सा होता है। तो इस अवकलन को ट्रिकी बनाने के लिए पहले कुछ तड़का मार दीजिए। अब कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र, कॉस ए प्लस कॉस बी, मैं ब्रैकेट वाला ए प्लस बी नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग कह रहा हूँ। इसको वैसे नॉर्मली किताबों में इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा, इसलिए उसमें सी और डी का साउंड डालते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2, सी माइनस डी बटा 2। ऐसे ही इस तरफ साइन वाले में 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, हो गया। कुछ कट रहा है दोनों साइड से काट दीजिए, या कॉमन निकाल के आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। वैसे मैं काटना ही बेहतर समझूंगा, एक बार हटा देते हैं इसको। तो अब ये आपका साइन है, इस भैया को इधर ले आइए, तो कॉस बटा साइन बन जाएगा आपका कोट थीटा माइनस फाई, मैंने भाग दे दिए, बराबर ए। तसल्ली रखिए, भी आएगा आपका सवाल। ये तो भी त्रिकोणमिति का खेल चल रहा है। कोट को उधर ले जाइए, देखिए मैं साइन को उठा के इधर ले आया, तो कॉस बटा साइन क्या बन गया, कोट। ये कोट हो गया, कोट को इधर ले गया बटा 2, ये आ गया आपका कोट इनवर्स ए हो गया। अब 2 को भी आप इधर ले जाइए, ठीक है। अब आपने थीटा और फाई को वापस ले आइए, जिंदा कर दीजिए जो थे। थीटा कौन था, साइन इनवर्स एक्स, फाई कौन है, साइन इनवर्स वाई, क्योंकि थीटा का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, फाई का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। ये लीजिए भाई, ये आपका ओरिजिनल सवाल है, जिसको जानबूझ के किताब वाले ने इस तरीके से लिखा था। कोट इनवर्स, ये देखिए ए नियतांक है, तो जब ए नियतांक है तो उसका कोट इनवर्स में जो मान आएगा वो भी नियतांक होगा, 2 से गुणा करेंगे तो वो भी नियतांक होगा। एक्चुअली ये कुछ और नहीं बल्कि अचर है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको दिखाया ये गया था जबकि ये था ही नहीं, क्वेश्चन तो ये था। तो मैंने कहा ना कि त्रिकोणमिति का तड़का लगाए बिना तो अवकलन का सवाल अच्छा बनता ही नहीं है। अच्छा सवाल बनाना है तो त्रिकोणमिति का तड़का आपको लगाना ही लगाना पड़ता है ज़्यादातर, या फिर आप लोग का कुछ झंझट रखिए, लोग का झंझट रखिए, लोग का झंझट भी करते हैं। अचर का 0, अब आप इसको इधर भेज दीजिए, फिर इसको ऊपर ले आइए, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा। पहले ये भाई साहब इधर आएंगे, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर वज्र गुणा होकर 1 माइनस वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, ये हुआ dy बाई डी एक्स। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। देखा भाई, अब पहले एक बात समझ लीजिएगा, अगर अवकलन का क्वेश्चन आ रहा है और आपको लग रहा है सीधा सीधा होगा तो बहुत बहुत रेयर चांस है सीधा क्वेश्चन आएगा। थोड़े खेल तो खेलेगा, खेल तो खेलना ही है, वरना एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, हर कोई कर लेगा, और हर कोई कर लेगा तो मेरिट डिसाइड कैसे होगी, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये लोग वाला है, इसमें आपको लोग लेना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि x चर है, y भी चर है, तो चर की पावर चर है। तो जब क्वेश्चन में चर की पावर चर होती है तो लोग लेने के अलावा कोई और विकल्प होता ही नहीं है। लोग क्या करता है, आपका जो पावर सिस्टम है उसको ब्रेक कर देता है, मतलब पावर को उठा के आगे ले आता है, जिससे आपका काम थोड़ी देर के लिए ईजी हो जाता है। अब आप यहाँ पे अवकलन करेंगे, log y का 1 बटा वाई, खुद y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। y को बाहर छोड़ दिया, log x का अवकलन किया, गुणा का नियम लगा रहा हूँ, log x का 1 बटा x, फिर log x बाहर, y का dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स हो गया। dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए और भाग दे दीजिए, तो 1 बटा वाई माइनस log x और dy बाई डी एक्स कॉमन, और ये y बटा x हो गया, ठीक है। यहाँ आप लघुत्तम लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने पे y आ जाएगा, y गुणा होके यहाँ y नीचे आएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y स्क्वायर नीचे x 1 माइनस वाई और log x। ये आपका आंसर आया, मिला लीजिए कौन सा है, y स्क्वायर x 1 माइनस वाई log x। ये आपका आंसर नंबर हो गया C, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार 2 बार मिला लिया करें, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज होते हैं तो गड़बड़ियाँ होती है। आ गया। अब इसमें लोग का तड़का था,
इसमें लोग का तर्क था लगाएगा, लगाएगा भाई, बिल्कुल लगाएगा, कुछ तो खेल खेलेगा ही, सीधा खेल नहीं खेलेगा तो फिर हर कोई कर लेगा और हर कोई से करवाना नहीं है। तो ये देखिए साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहचाना कौन है, पहचाना कि फॉर्मूला कौन सा, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं बेटा, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले, एक तो tan के पदों में, एक साइन के पदों में, एक cos के पदों में। लिख लीजिए कहीं पर, बहुत ज़रूरी, बहुत काम के फॉर्मूले हैं ये। जानबूझ के ऐसे फॉर्मूले जो है ये पूछता है और ऐसे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनाता है। देखिए 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के पदों में, तब तो ऊपर आता है 2x, नीचे आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है tan के पदों में। इसी का एक रूप साइन के पदों में भी है, साइन इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स जो भी आप देख रहे हैं 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए नीचे माइनस प्लस का अंतर है दोनों में, tan वाले में साइन वाले में। फिर आता है कोस का, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तीनों के तीनों से एक ही चीज आती है 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना। अब आपका अवकलन एकदम आसान हो गया, 2 बाहर और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए सीधा, ये आपका आंसर है। क्लियर हो? तो है थोड़ा सा, तो देखिए ट्रिक है, मैंने पहले कहा था ट्रिक तो डालेगा, सीधा अवकलन से क्या करवाएगा आपसे, तो वो नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाई f-2 निकालिए, मतलब 2 पे अवकलन का मान निकालिए। अब यहाँ पे आपको अवकलन की परिभाषा चाहिए होगी, दायां अवकलज और बायां अवकलज, आपको दोनों अवकलज निकालने पड़ेंगे और फिर मान रखने पड़ेंगे, दायां अवकलज और बायां अवकलज, तब जाके आपका काम करेगा। चलिए मैं नीचे करता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 4, x+1 तब यूज़ करना है जब x छोटा हो 2 से, 2x-1 तब यूज़ करना है जब x बड़ा या बराबर हो 2 के। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि जब भी अवकलन ही चेक करना होता है तो पहले सातत्य चेक करते हैं, संतत है या नहीं है। देखिए 2 से पहले मतलब बाईं सीमा आपको ये देगा, तो बाईं सीमा हुई 2 रखने पर 3, f2 माइनस h या 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का मतलब 2 से बाईं तरफ, 2 से बाईं तरफ यानी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा इसकी आ रही है 2 + 1 3, इसकी दाईं सीमा ये इससे निकलेगी 2 से बड़े पे, 2 से बड़े पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 3 ही आ रही है। इसका मतलब बाईं सीमा भी 2 है, दाईं सीमा भी 2 है। इवन फलन का मान क्योंकि पूरा बराबर 2 है तो इसी से आएगा, तो वो भी आपका 3 आएगा। तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है। तो सातत्य की तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। सातत्य नहीं है तो अवकलनीय, अवकलनीय के लिए अवकलनीयता लगाइए। लिमिट पहले दायां अवकलज और फिर बायां अवकलज। दायां अवकलज होता है f-2 + h, मान लीजिए मैं दायां निकालूं तो 2 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h माइनस f2 बटा h। ये फॉर्मूला हो गया दायां अवकलज का। तो 2 + h हमें यहाँ से मिलेगा इससे, क्योंकि x बड़ा है ना 2 से, 2 + h का मतलब 2 + h हो गया, 2 से बड़ा हो गया तो हमें ये देगा। तो हमें यहाँ से मान रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपका 2 + h आ जाएगा, तो 2 + h माइनस 1 माइनस f2 यहाँ से निकलेगा, ये बराबर 2 के भी यही काम आएगा, तो 4 माइनस 1 3 बटा h। तो आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 3 से 3 कट गया, 2h से h कट गया, 2 आ गया। तो आपका दायां अवकलज तो आया 2। अब दायां 2 आया, बायां कितना आएगा वो भी निकालिए, क्योंकि जब दोनों बराबर आएंगे तो ही हम अवकलनीय बोलेंगे, वरना अवकलनीय नहीं है। तो f-2 माइनस h बायां अवकलज, ये है बायां अवकलज, लेफ्ट डेरिवेटिव। ये लीजिए फॉर्मूला f2 माइनस h माइनस f2 बट्टा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h 2 से कम ये काम करेगा 2 माइनस h + 1, 2 माइनस h + 1 माइनस f2 जो कि 3 है, पहले भी निकाल चुके। तो माइनस h, ये हो गया 2 और 1 3, 3 में से 3 गया कट गया, माइनस h कट गया, ये 1 आ गया, ये भैया 1 आया और वो 2 आया,
नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। हमने 2 पे दायां अवकलज निकाला, 2 + 0 निकाला, 2 + 0 का मतलब 2 + का मतलब दायां। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 नहीं लिखना चाहते ना लिखिए, ऐसे लिख लीजिए 2 + का मतलब 2 के दाएं तरफ का अवकलज और 2 के 2 माइनस यानी 2 के बाएं तरफ का अवकलज, दोनों बराबर नहीं है, अतः अवकलनीय नहीं है, अतः अवकलनीय नहीं है। एक साइड से अवकलन अलग आ रहा है, एक साइड से अलग आ रहा है, अवकलनीय नहीं है क्योंकि अलग अलग दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर है विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड अलग दे रही है, राइट साइड अलग दे रही है, इसलिए विद्यमान नहीं है। आइए ये बढ़ते हैं। ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो 2015 में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या आपको, देखिए x² + y² इसके बराबर दिया हुआ है, x की पावर 4 y की पावर 4 इसके बराबर दिया हुआ है, dy/dx पूछा है। खेल को समझिए, थोड़ा सा खेल को समझिए। देखिए ये x² y² है, ये x की पावर 4 y की पावर 4 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस यही करना है, बस यही करना है, इनका स्क्वायर करिए। इनका स्क्वायर करते ही आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 + y की पावर 4। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्क्वायर करते हैं a² + b² + 2ab और आता है, तो वो ना भूल जाइएगा। यही तो कमाल की चीज़ है, a² + b² + 2ab। ऐसे इस साइड में भी खुलेगा तो a² + b² - 2ab, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है तो -2ab, तो -2ab, ab में आएगा t और 1/t जो कट गया, 2 ही बच गया। ठीक है, अब कमाल की बात क्या है, x की पावर 4 y की पावर 4 की जगह ये आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका t² + 1/t² प्लस 2x² एंड y², और ये दोनों साइड से कट गया, ये आपका बड़ी खुशी खुशी से कट गया। t² 1/t², 1/t²। फिर आप 2 से 2 भी काट सकते हैं, तो x² y² बराबर -1। आगे अब आपको अवकलन करना है, कर दीजिए अवकलन, आप तैयार हो। x² × y² का अवकलन हो गया 2y, खुद y का dy/dx, प्लस y² को छोड़ दिया, x² का 2x, -1 का 0, 2xy का भाग दे दीजिए, 2xy कट जाएगा, 2xy कटते ही ये बचेगा x, 2xy का भाग देने पर dy/dx प्लस y बराबर 0, तो dy/dx का मान निकाल लीजिए, आ गया। लेकिन आपका ये जो आंसर आएगा ये मेरे ख्याल से किसी भी ऑप्शन के पास नहीं है, इसका मतलब है कि खेल को और बढ़ाया गया। -y/x आ रहा है, यहाँ कहीं भी -y/x नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर सब में 1 दिख रहा है, ऊपर सब में 1 दिख रहा है, मेरे पास 1 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है 1 को हटाया गया, ऊपर वाले को हटाया गया। कैसे हटाया गया? ये वाले फॉर्मूले से। देखिए x² y² का मान -1 है ना, तो ये y है, तो अगर मैं इसको x² y से गुणा कर दूं तो y × y y² आ जाएगा, और जिसका मान -1 हो जाएगा। तो मैंने इसको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ x² y से गुणा करने पर, x² y का भाग देने पर, जो गणितीय रूप से बराबर रहेगा, ये हो गया x² y² ऊपर, नीचे हो गया आपका x³ y, x² y² का मान -1 -1 ये आ गया 1/x³ y, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत क्लोज है, छोटी सी गलती की भी जगह नहीं है आपके पास, छोटी सी गलती की भी जगह नहीं है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया कहानी में तो कुछ का कुछ हो जाएगा, समय का समय बर्बाद हुआ, नेगेटिव मार्किंग हो रही। बचिए, बहुत समझदारी से करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। प्रतिलोम, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से आप नहीं बच सकते। कई बच्चे कहते हैं सर त्रिकोणमिति छोड़ दें, भाई त्रिकोणमिति छोड़ दें तो अवकलन भी छोड़ दो, वो नहीं बचेगा। समाकलन, बिना त्रिकोणमिति के समाकलन नहीं बचेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के भी समाकलन नहीं बनेगा, तो वो चीज़ें कनेक्ट है आपस में। आप त्रिकोणमिति से, कोई कहेगा सर इसमें देखिए क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति छोड़ दे, अब त्रिकोणमिति में एक आता है, लेकिन त्रिकोणमिति तो गणित के हर ब्रांच में फंसी पड़ी है, वहाँ पे भी तो क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी बाहर निकालने पड़ेंगे। इसीलिए आप मैथ्स में ज़्यादातर टॉपिक छोड़ने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, जिसकी ब्रांचें नहीं हो उसको ही छोड़ सकते हैं, और त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनकी ब्रांचेज हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसमें माना करना है। माना क्या माना, x बराबर sin थीटा। अब आप कई बार ये सोचेंगे सर ये मानने वाला कैसे होता है, बेटा साधना है, ये साधना है, समय दीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ये साधना है, ठीक है ना।
प्रैक्टिस करने से, बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो आपको याद रहने लग जाता है कि अच्छा इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा रखा जाता है, कॉस थीटा रखा जाता है ना। अब जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो उसकी मशीनरी सेट हो गई है कि इस बॉल को ऐसे खेलना है, इस बॉल को ऐसे खेलना है। ये कहाँ से आया? उसमें प्रैक्टिस से। तो मैथ्स भी प्रैक्टिस का हिस्सा है। वाई बराबर, देखिए यहाँ पे आप रखेंगे साइन थीटा, यहाँ रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बाहर आके कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, 10 से tan इनवर्स कट गया और आपके पास थीटा आ गया। बताइए, यहाँ भी रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा हो गया, बाहर आके कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा, सेक से सेक इनवर्स कट गया, ये भी थीटा आ गया। अरे भाई खेल ही खत्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल खेल खत्म हो गया। वाई बराबर 2 थीटा आ गया। थीटा का मान वापस रख दीजिए, आओ थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अवकलन करना, बस अब अवकलन कर दीजिए, आंसर आ गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर 2 और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड फलन। अच्छा देखिए, मोड फलन का जो खेल है, ये जो मोड फलन है, मोड फलन हमेशा वी शेप होते हैं, इन्हें वी शेप ग्राफ कहते हैं। और जहाँ पे ये वी शेप होते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर ये अवकलनीय नहीं होते। जैसे ये ग्राफ है, ये 2 पे वी शेप होगा, 2 पॉइंट से पहले पहले आएगा और 2 के बाद में वापस ऊपर चला जाएगा। ये वी शेप ग्राफ होते हैं। देखिए इनका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये रहा, यहाँ पे जैसे इसमें जो बिंदु है वो है 2, तो ये रहा 1, ये रहा 2। तो अब क्या होगा, 2 से पहले ये आएगा, प्रकाश की किरण की तरह आएगा और धरातल से टकरा के वापस लौट जाएगा। ये ऐसे होता है। ये संतत होते हैं, सदैव संतत होते हैं। मॉडुलस फलन सदैव संतत होते हैं। कंटिन्यूटी की कोई इशू इनमें नहीं होता। ग्राफ टूटता ही नहीं, क्योंकि प्रकाश की जो किरण आती है वो टकरा के वापस वही चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है अवकलन में। अवकलन में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि ढालें बदल जाती है। ढालें, इस साइड की ढाल जो है भैया वो आपको साफ दिख रहा होगा कि इस तरफ की ढाल ये है, और इस तरफ की ढाल आती है -1 और इस तरफ की ढाल आती है +1। साफ दिख रहा है कि एक नेगेटिव आदमी और एक पॉजिटिव आदमी। एक है जो गत की सोचता है, पतन की सोच रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है। एक आदमी है जो पॉजिटिव सोच रहा है। सोचिए, देखिए एक प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है, एक जा रही है, तो ढालें अलग अलग होनी है। एक आते की ढाल मतलब गिरते की ढाल नेगेटिव होगी, चढ़ते की ढाल पॉजिटिव होगी, तो एक -1 +1 आता है। तो अवकलन का जो मान है वो उसके बाईं तरफ, आप अगर बाईं तरफ देखेंगे तो -1 ढाल आएगी, दाईं तरफ +1 आएगी। तो जो वी शेप वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट पर फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होता। तो f'2 पर अस्तित्व नहीं है। ये बात लिख लीजिए, कहीं पे याद कर लीजिए कि मोड फलन जो है वो अपने क्रांतिक बिंदु, परिवर्तन बिंदु, जिस बिंदु पे आके टकरा के वापस जाते हैं उस बिंदु पे कभी भी अवकलनीय नहीं होता। संतत होता है, हाँ जी बिल्कुल संतत होता है, लेकिन अवकलनीय नहीं होता। यह क्वेश्चन नंबर 8 आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था 2016 में। मुझे याद है कि ये क्वेश्चन ने बड़ी धूम मचाई थी, क्योंकि ये AIEEE में आया था। AIEEE में शायद 2010 का क्वेश्चन है ये। 2010 में जब ये क्वेश्चन में पूछा गया था तो बच्चों को बड़ा परेशान किया था। हाँ, क्वेश्चन को चेंज किया गया, यहाँ पे U नाम दिया है, वहाँ V नाम दिया है, ये बात अलग है। उसमें UV नाम नहीं दिया हुआ था, उसमें सब कुछ आंसर जैसे U और V है उसकी जगह dx बटा dy, d2x बटा dy², बस इसी के पदों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अब आरपीएससी ने क्या किया कि कुछ तो बदलेगी, सीधा सीधे डाले तो मगर AIEEE का सीधा क्वेश्चन हो गया। तो उस क्वेश्चन में एक में U मान के, V मान के, फिर U V के पदों में आंसर दे दिया। थोड़ा सा खेलने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की है ना, कारस्तानी करने की कोशिश की है। क्वेश्चन वही है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको d2y बटा dx² निकालना है, और वो भी इनके पदों में, dx बटा dy के पदों में और d2x ओवर dy² के पदों में। इनके पदों में आपको, मतलब u के पदों में और v के पदों में आपको d2y बाई dx² निकालना है। खेल थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, देखिए थोड़ा सा पेचीदा है। क्या है, यहाँ से समझिए, dy बाई dx बराबर होगा, हम जानते हैं बराबर होगा dx बटा dy के, 1 बटा dx बटा dy के। कुछ नहीं है बेटा, पलटते ही वापस वही आ जाएगा आपके पास, धोखा मत करिए, कुछ नहीं खो रहे आप। dy बाई dx बराबर 1 बटा dx बटा dy, पलट के dy बाई dx वापस आ जाएगा, सिर्फ एक बार लिखने का तरीका हुआ। अब मैं इसका x के साथ आउटलाइन करूंगा, x के साथ आउटलाइन करूंगा तो एक बार तो वो हुआ है, एक बार और करूंगा तो d2y बाई dx² आ गया। अब यहाँ पे आउटलाइन होगा तो आप ऐसे समझिए 1 बटा x है, तो 1 बटा x का आउटलाइन क्या होता है, -1 बटा x² है ना।
तो dx बटा dy मेरे लिए एक तरह से एक बार x की तरह काम करेगा, ये हो गया इसका। अब खुद की बारी आएगी, तो d अपॉन dx बटा dy, ये हो गया। इसका अवकलन करके दोबारा समझिए, 1 बटा x का अवकलन क्या है, 1 बटा x का अवकलन क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, फिर खुद x की बारी आती है तो खुद की बारी आ गई, हो गया। अब मुझे यहाँ पे dx नहीं काटना, क्योंकि मुझे dx काट के कुछ निकालना नहीं, मुझे v बनाना है। अब मुझे v चाहिए, मतलब d स्क्वायर चाहिए मुझे, तो d स्क्वायर बन जाएगा, ये देखिए d स्क्वायर x बन जाएगा, लेकिन मुझे नीचे dy स्क्वायर चाहिए, तो ये तो नीचे dx है, तो मैं एक काम करता हूँ dy से गुणा और dy का भाग दे देता हूँ, इतने में मेरा काम हो जाएगा। देखिए हो रहा है मेरा काम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरफ है, सुरक्षित है एकदम, माइनस 1 बटा डी एक्स बटा डी वाई मेरा बन चुका है यू, तो ये तो यू स्क्वायर हो गया, लिखने में आसानी होगी इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। डी वाई से गुणा और डी वाई का भाग, थोड़ा मेरा खेल देखिएगा, ये देखिए डी वाई से गुणा और डी वाई का भाग, ये लीजिए, दिखा आपको, ये मैं कलर कर देता हूँ ताकि आप पकड़ सके, ये रहा मेरा डी वाई, ये रहा डी वाई, डी वाई से गुणा और डी वाई का भाग, चेन को चेंज किया खाली, हो गया, बात वही है, देखिए मिला लीजिए वही आएगा वापस। तो मैथ्स है साहब, अब आप कहेंगे सर ये खेल हमसे नहीं खेले जाएंगे, तो फिर मैथ्स आपके काम की चीज़ नहीं है, मैथ्स तो खेलों का ही नाम है। डी वाई बाई डी एक्स बटा डी वाई का मान है यू, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा 1 बटा यू, ठीक है। और ये हो गया आपका डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 बटा, और डी स्क्वायर एक्स और डी वाई स्क्वायर का मान है वी, ये हो गया वी बटा यू क्यूब। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर जिस इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बहुत बढ़िया तरीके से बदलाव किया, कई बार तो होता है सिर्फ कॉपी से बचने के लिए बदलाव करते हैं कि भैया वो यू मान रहा है तो अपनी वी मान लीजिए, वो वी मान रहा है तो उसको डब्ल्यू मान लीजिए, एक बार होता है सिर्फ कॉपी से बचने के लिए चेंज करते हैं, कई बार होता है क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने एक्स वाई के पदों में ना किया होता और सीधा यू और वी के पदों में करने की कोशिश की होती तो भयंकर उलझ जाते और ये होता भी नहीं। तो आरपीएससी ने जो बदलाव इस क्वेश्चन को किया है, इसको जो AIEEE ने जिस लेवल का बनाया था, आरपीएससी ने उससे एक लेवल हाई बनाया इस क्वेश्चन को, मतलब और ऊपर खींच के ले गई, क्योंकि बच्चा तो यू और वी को देखेगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, एक ऐसे क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है कि जो आपने कभी पहले कंपटीशन में कभी सॉल्व किए हुए हैं तो ठीक है, एग्जाम हॉल में तो ये होने ही नहीं है, एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल नहीं होने, कोई चांस नहीं है। और इवन एग्जाम हॉल पे छोड़िए, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खुद से हो जाए इसके चांसेस बहुत कम होते। बाहर से ही कोई सपोर्ट करे, कोई समझाए तो बात अलग है, या फिर आप कोई बहुत अच्छे लेवल के मैथ्स की आप जानकार हैं तो बात अलग है, वरना नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं होते। तो एग्जाम हॉल में तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना ही समझदारी है। हर क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है, ये समझिए। जितनी जल्दी ये बात समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने जो सही क्वेश्चन है उनको चूज करिए, यही सिलेक्शन होता है। तो एफ एक्स बराबर न्यूनतम एक्स एक्स स्क्वायर, एफ एक्स होगा फलन एफ एक्स क्या होगा, सभी आर के लिए संतत अवकलनीय होगा, सभी आर के लिए संतत होगा, एक्स बराबर 1 पे असंतत होगा, एक्स बराबर 0 और 1 पर असंतत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए थोड़ी सी जगह निकालते हैं एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि आपका जो फलन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। आपका जो फलन है वो मैक्सिमम है एक्स और एक्स स्क्वायर में से, एक्स और एक्स स्क्वायर में से जो भी मैक्सिमम देगा वही आपका फलन होगा। अब प्रॉब्लम है कि ये दोनों भाई बंधु ऐसे हैं कि हमेशा कभी ना तो हमेशा एक्स ऊपर रहता है, ना कभी हमेशा एक्स स्क्वायर ऊपर रहता है। कभी एक्स बड़ा हो जाएगा, कभी एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा इन दोनों में से एक ही विजेता है, नहीं साहब, इन दोनों में से एक विजेता है। जैसे क्रिकेट की 11 टीमें या 15 टीमें खेलती है, आप ये बताइए कि वो टीम कौन सी है जिसने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसी कोई टीम नहीं है, कभी कोई जीतती है, कभी कोई जीतती है, कभी कोई जीतती है, तभी खेल बना हुआ है। अगर एक ही टीम सारे वर्ल्ड कप जीतती रहेगी तो फिर खेल किस बात का, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कौन कब बड़ा होगा, जब भी जो बड़ा होगा उस समय वो एफ एक्स होगा, फलन वही होगा जो बड़ा होगा जिस समय तक, ठीक है ना। चेंज हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए आपको ग्राफ का मदद लीजिए। ग्राफ बहुत बहुत फायदेमंद होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। एक्चुअली ये आईआईटी के क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको मैं y बराबर पहले वाले भैया को ले लीजिए, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। पहले वाले भैया का y बराबर x का ग्राफ ये है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है y बराबर x, ठीक है। दूसरे का ग्राफ बनाइए, दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स स्क्वायर जो होता है वो परवलय होता है, ये आपका ऐसा परवलय आएगा एक, ठीक है, ये परवलय होगा। अब आप देखिए ध्यान से,
मैं थोड़ा सा इसको क्लियर बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए इस साइड में आ जाते हैं, इस क्वाड्रेंट में आके बात करते हैं। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बात करते हैं, कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा मान दे रहा है। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट तक येलो ग्राफ ऊपर है, ब्लू ग्राफ नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैक्सिमम ये हुआ। फिर जब यहाँ आए तो पता चला कि ब्लू बड़ा हो गया और येलो छोटा हो गया। तो अब मैक्सिमम देना शुरू कर दिया ब्लू ने, ठीक है। तो आपका जो एफ एक्स है वो कौन हुआ, जो बड़ा है वो आपका एफ एक्स है, जो बड़ा हुआ। तो बड़ा फिलहाल ये है, तो ये आपका एफ एक्स है। यहाँ तक तो आपका ये एफ एक्स है, और इसके बाद में ये बड़ा हो गया तो आपका ये एफ एक्स हो गया। फिर अब ये नहीं रहा, अब ये हो गया। तो जो बड़ा है वो आपका एफ एक्स है। इधर भी आ जाइए, इधर कौन बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे सर ब्लू वाला, तो ये लीजिए, ये लीजिए। तो आपका ग्राफ एफ एक्स ये हुआ, ये जो रेड वाला है ये आपका एफ एक्स है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, संतत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ लगातार है, ग्राफ लगातार है, बिना टूटे, साफ दिख रहा है, बिना टूटे ग्राफ लगातार है। लेकिन अवकलनता में दिक्कत है, अवकलनता में दिक्कत है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दो ढालें निकल के आएंगी, दो ढाल। इस बिंदु की अपनी ढाल है और इस बिंदु की, इस लाइन की अपनी ढाल है। ग्राफ के एक हिस्से की ढाल अलग है, एक हिस्से की ढाल अलग है, मतलब अवकलनीय नहीं है। एक तो इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, साफ चित्र से दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इसकी ढाल, ढाल का मतलब स्पर्शरेखा। यहाँ देखिए अलग स्पर्शरेखा जाएगी, इस बिंदु पे अलग स्पर्शरेखा जाएगी। एक ही बिंदु पे दो स्पर्शरेखाएं होती है, इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं है, तो ना तो इस बिंदु पे अवकलनीय है, ना ही इस बिंदु पे अवकलनीय है। और ये दोनों बिंदु है कौन से, एक तो है x बराबर 0, एक है x बराबर 1। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि x बराबर 0 तो पता चल गया, x बराबर 1 का कैसे पता चला। बेटा दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों समीकरण आपके पास है, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। एक है y बराबर x, दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर। दोनों को बराबर रखिए, y x बराबर एक्स स्क्वायर, इनको एक तरफ करने पर x कॉमन, 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो x बराबर 0 और x बराबर 1, तो इनके दो प्रतिच्छेद बिंदु है, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो ये 0 और ये 1 है। तो 0 और 1 पर फलन संतत संतत है, परंतु अवकलनीय इन दो बिंदुओं पर नहीं है। लेकिन देखिए अवकलनीय पूछा था क्या पहले, संतत तो सर्वत्र है, संतत तो सर्वत्र है। तो कहा कि वे संतत और अवकलनीय है, नहीं साहब, संतत तो है लेकिन अवकलनीय हमेशा नहीं है। संतत तो सही है परंतु अवकलनीय हमेशा नहीं है। संतत है पूरे के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही है, संतत तो पूरे के लिए। असंतत नहीं साहब, 0 और 1 पे, सब पे संतत है, गलत है ये ऑप्शन, बिल्कुल गलत है। असंतत केवल x बराबर है, असंतत है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को अवकलन के लिए भी पूछ सकता था, याद रखिए इस क्वेश्चन का में अगर अवकलन के हिसाब से पूछे तो x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सब जगह अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है। तो अगली बार यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो सकता है अवकलनीय के हिसाब से। यही होता है, नए क्वेश्चन कहाँ से लाए, इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के चेंज करके डालते रहते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो संतत ही नहीं होता, तो जो संतत ही नहीं होता वो अवकलनीय कहाँ से होगा, तो जो संतत ही नहीं होता वो अवकलनीय कहाँ से होगा। ये सीढ़ी नुमा ग्राफ होता है, सीढ़ी नुमा, ये सीढ़ियाँ बनाता है ऐसे, इसकी सीढ़ियाँ होती है भाई साहब की ऐसे। तो ये असंतत होता है, टूटा हुआ ग्राफ होता है, दिख रहा है यहाँ से आपको, इसका टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ टूटा हुआ है ऐसे। तो ये ग्राफ असंतत होता है। तो जो ग्राफ असंतत है, जो खुद संतत ही नहीं है, बिना संतत के अवकलनीय कैसे हो सकता है। बिना छत के सीढ़ियां कहाँ डालेंगे, छत होगी तो सीढ़ियां होगी। कभी ऐसा सुना खाली सीढ़ियां, छत नहीं है, सुना तो नहीं होता, छत बनती है उसके लिए सीढ़ियां बनती है। तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे ये ग्राफ जो है असंतत है, जो असंतत है वो फिर अवकलनीय नहीं हो सकता। अतः जवाब है कि अस्तित्व में नहीं है, ऐसे फलन अवकलनीय नहीं होते। याद रखिएगा, सातत्य अवकलनीय होने के लिए आवश्यक शर्त है, सातत्य अवकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त है, सातत्य अवकलनीयता के लिए आवश्यक है। यानी संतत नहीं तो अवकलनीय नहीं है। पहले वो चला था ना कोविड के अंदर, मास्क नहीं तो ये नहीं, नो मास्क नो एंट्री, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, तो मास्क होगा तो ही एंट्री होगी। तो संतत जो है वो अवकलनीय, अगर संतत नहीं है तो फिर अवकलनीय हो ही नहीं सकता। संतत नहीं तो अवकलनीय नहीं, नो मास्क नो एंट्री, नो कंटिन्यूटी नो डिफरेंशियबिलिटी। तो ये उसमें बेचारा मारा गया। 11वां क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल भाई, बहुत सिंपल, सीधा नाक की सीध में 2 बार अवकलन करिए, आंसर आ गया। नाक की सीध में 2 बार अवकलन करिए, आंसर आ गया dx बटा dt। पहली बार अवकलन करते ही हो गया 4a cos का हो गया sin 4t प्लस 4b
cos 4t, एक बार और बम फोड़ दीजिए, d² x बटा dt², साइन का दोबारा cos हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16a cos 4t प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, क्योंकि अब cos है, cos का अवकलन माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 16b sin 4t, 16 माइनस का 16 कॉमन, और आपका वापस से ये वही बन गया x माइनस का 16x, ये आपका आंसर आ गया। ये तो कुछ था ही नहीं। एक्चुअली ऐसे कई क्वेश्चन तो हमने पहले बहुत बार देखे होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं किताबों के अंदर। अब ये है इनफाइनाइट सीरीज है, भरे पड़े हैं क्वेश्चन, है ना, आपने देखे होंगे ये इनफाइनाइट सीरीज वाले जो क्वेश्चन है ये भरे पड़े हैं। y बराबर अंडर रूट आएगा, आ गया, साइन x आ गया, जो पहली बार आ रहा है उसको लिखते जाइए, अंडर रूट पहली बार आया ठीक है, साइन एक्स पहली बार आया ठीक है, प्लस पहली बार आया ठीक है, फिर दोबारा अंडर रूट रिपीट हो गया, जहाँ से रिपीट हो गया वहाँ वापस वाई रख दीजिए, जहाँ से रिपीट हो जाए वहाँ वाई रख दीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट चेन को ब्रेक करना होता है, जहाँ से वो रिपीट करता है बस वहीं पे वापस वाई रख दीजिए, काम खत्म। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, y² बराबर साइन एक्स प्लस वाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये, 2y dy/dx। आपको पूरे पेपर के अंदर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एज इट इज मिल जाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एंड सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे क्वेश्चन मिलने का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपने निकाले हुए होते हैं, दूसरा इनके आपको आंसर भी याद होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार अगर आप निकाल के रखते हैं तो आंसर याद होते हैं, तो वो टाइम का टाइम बच जाता है, प्लस कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर ये लगता है कि जो पढ़ के गया वहीं से पेपर आया, तो फील बदल जाता है। तो इस पूरे फील का फ़ायदा उठाइएगा, cos x बटा 2y - 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हल्का सा बदलाव करने की कोशिश की है, 1 + x नहीं है बल्कि खाली x है, और जो 1 है उसकी जगह a है। थोड़ा सा बदलाव तो देखिए करेगा ही, वो अधिकार भी बनता है। 1 + x का मान निकाल लीजिए, 1 + x बराबर साइन y बट्टे साइन 1 + y। कुछ नहीं है, खाली आपको अवकलन करना है y के सापेक्ष। ये एकमात्र क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है जिसमें y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आप देखिएगा एनसीईआरटी की पूरी जो प्रश्नावली है अवकलन की, उसमें एकमात्र सवाल ये था ऐसा जिसमें हर सवाल में हम x के साथ या t के साथ अवकलन कर रहे थे, सिवाय इस सवाल में हमने y के साथ किया। कर तो हम x के साथ भी सकते थे, थोड़ा लंबा हो रहा था, लेकिन जब y के साथ करते तो बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के बनाया गया था y का महत्व समझाने के लिए कि अवकलन जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है x की, खाली y के साथ भी अवकलन किया जा सकता है। कई बार y के साथ किया गया अवकलन ज़्यादा सार्थक होता है। तो ये सवाल इस तरीके से बनाया गया था, ये सीख देने के लिए बनाया गया था। अब आपका y के साथ कर रहा हूँ मैं, साइन आपका साइन 1 + y नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का अवकलन साइन y का cos y माइनस फिर ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का अवकलन साइन y cos 1 + y, 1 का 0 y का 1, क्योंकि y के साथ ही कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, y के साथ ही कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर 1 + y dx बटा dy। ऊपर फॉर्मूला बन गया आपका, देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b का, तो y साइन a है आपका 1 + y, b है y से y कट गया, साइन 1 आ गया, ऊपर आएगा साइन 1, नीचे आएगा साइन स्क्वायर 1 + y। अब आप इसको पलट दीजिए, क्योंकि आपको dx बटा dy नहीं चाहिए, आपको dy बटा dx चाहिए। तो दोनों साइड पलटने पर साइन स्क्वायर 1 + y ऊपर बट्टा साइन 1 नीचे। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, साइन स्क्वायर 1 + y है लेकिन बट्टे में साइन 1 नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं साइन 1 का मान 1 हो गया, ना बेटा साइन 1 का मान 1 नहीं, तो 1 जो है वो रेडियन में ना कि डिग्री में है पहली बात तो, और साइन 1 का मान हमें खुद ही नहीं पता, तो साइन 1 रहेगा। तो ये ऑप्शन बी जो है उसे मैच कर रहा है, लेकिन गलत है, ये धोखे में मत आ जाइएगा। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैच कर रहा है एग्जैक्टली कोई ऐसा है नहीं है, तो फिर नहीं आंसर। बचिए ट्रैप से बचिए, ऐसे क्वेश्चनों के ट्रैप से बचिए, जानबूझ के गलत करवाने के लिए, फंसाने के लिए आपको आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। इस क्वेश्चन में सातत्य, मोड फलन सर्वत्र संतत होते हैं, मोड फलन सर्वत्र, एवरीवेयर कंटिन्यूटी होते हैं, सर्वत्र संतत होते हैं, सर्वत्र संतत है। सातत्य की कोई प्रॉब्लम यहाँ आपको नहीं मिलती मोड वाले फंक्शन में। मैंने अभी बताया था मोड वाले फंक्शन वी शेप होते हैं, और उनका जो वी पॉइंट होता है जहाँ पे वो वी शेप बनाते हैं वही बस दिक्कत देता है। तो यहाँ पे वी पॉइंट बनेगा x = 0 पे, तो x = 0 पे ये अवकलनीय नहीं है,
x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो आप ये नहीं, अब एक बिंदु पे भी अवकलनीय नहीं है तो अवकलनीय तो नहीं कह सकते ना। तो सर्वत्र संतत परंतु सर्वत्र अवकलनीय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। संतत तो हर जगह है परंतु हर जगह अवकलनीय नहीं है, क्योंकि 0 पे अवकलनीय नहीं है। ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ? इसने कहा कि सर्वत्र संतत, सर्वत्र अवकलनीय ना साहब, सर्वत्र संतत है इस बात पे एग्री है, सर्वत्र अवकलनीय इस बात पे एग्री नहीं है। केवल x बराबर 1 पर संतत है ना जी, हर जगह संतत है, इनमें से कोई नहीं। कैसे नहीं? ये बी रहा ना। क्लियर हुआ आपको? चलिए, देखिए टेढ़े हैं, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन तो मैंने पहले ही कहा, तो आएंगे आएंगे, आपका वेट भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मैक्सिमम वही मिनिमम की तरह है कि एफ एक्स बराबर मैक्सिमम, इन तीन में से जो भी मैक्सिमम है वही आपका फंक्शन है, और फिर उसको चेक कीजिए कि वो क्या है। तो आइए मैं आपको इन तीनों के ग्राफ बनाता हूँ, फिर तीनों में से चूज करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो तीनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। पहला है a प्लस एक्स, वाई बराबर a प्लस एक्स। दूसरा है आपका y बराबर a माइनस एक्स। तीसरा है आपका y बराबर 2a। तीनों का ग्राफ एक साथ बनेगा। लिखने का तरीका थोड़ा सा ढंग से लिखिए। y बराबर एक्स प्लस ए, इस लाइन को तो आप पहचान गए होंगे जिसकी ढाल 45 डिग्री है, इसकी ढाल 45 डिग्री है, इसकी ढाल माइनस 45 डिग्री है, और ये सीधी लाइन है एक्स एक्स के समांतर, y बराबर 2a। तीनों का ग्राफ देखिए, ठीक है, तीनों के ग्राफ देखिए। सबसे पहले y बराबर एक्स प्लस ए, ये आप x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर a पे जाएगी, y को a पे काटेगी, ये रहा y बराबर a, ठीक है। और अगर मैं y का मान 0 रखूं तो x का मान माइनस a आता है, ये रहा। तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ये लीजिए, इस तरीके से आपकी लाइन, ये वाली जो लाइन है ये आपकी ऐसे जाएगी। इस लाइन को बनाएंगे तो ये माइनस का 45 में टेढ़ी जाएगी ऐसे। x का मान 0 रखूं तो y का मान a आता है, वो ये रहा। और y का मान 0 रखूं तो x का मान भी a आता है, तो ये रहा। तो ये लाइन मेरी इस तरीके से टेढ़ी जाएगी, ठीक है। तीसरी लाइन है मेरी y बराबर 2a, तो ये तो देखिए a पे काटे, तो डबल ऊंचाई पे काटेगी। डबल ऊंचाई में यहाँ मान लेता हूँ, ये है मेरी y बराबर 2a। अब आप देखिए आपका जो मैक्सिमम है वो आपका आंसर है, जो भी मैक्सिमम है वो आंसर है। तो यहाँ तक ध्यान से पकड़िएगा ग्राफ को, देखिए कहाँ तक कौन कौन मैक्सिमम है। देखिए मैं ग्राफ को ऐसे बना रहा हूँ ताकि पहचान में आसानी हो। ये यहाँ तक ये बड़ा है, देखिए रेड वाले से, येलो वाले से और ब्लू वाले में, तीनों में सबसे पहले ये बड़ा है। फिर इस पॉइंट के बाद में आपका जो रेड वाला ग्राफ है वो बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, ये लीजिए। तो ये आपका ग्राफ हो, इनमें से जो बड़ा है वो आपका आंसर है बेटा, जो बड़ा है वो आंसर है। तो बड़ा ये हुआ ना, ये देखिए यहाँ तक ये बड़ा है, फिर ये है, तो ये है। और जैसे तीखा पॉइंट बना इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। संतत तो हर जगह है परंतु अवकलनीय हर जगह नहीं है। तो ऑप्शन पे चलिए, तीखा जहाँ वी शेप, जहाँ नुकीला बन जाता है ना, नुकीला बिंदु जो है वो अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि नुकीले बिंदु पे एक साइड से अलग स्पर्शरेखा आती है, दूसरी साइड से अलग आती है। तो सर्वत्र संतत, बिल्कुल साहब सर्वत्र संतत है। सर्वत्र अवकलनीय नहीं, वी शेप आ रहा है इसलिए सर्वत्र अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन मिल गया आंसर, सर्वत्र संतत। हाँ जी सर्वत्र संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। y के साथ अवकलन कर दीजिए। y के साथ अवकलन करते ही x के साथ अवकलन करते ही x का 1 हो गया, साइन इनवर्स का हो गया 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस y बटा एक्स का स्क्वायर इंटू y बटा एक्स का करेंगे तो x बाहर, y का dy बाई डी एक्स माइनस फिर y बाहर x का 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और हल कर लीजिए इसको, लघुत्तम लेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके एक्स हो जाएगा, एक्स पलट के ऊपर चला जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, वज्र गुणा करके इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा। पूरे सवाल में एक्स का भाग भी दे देते हैं साथ ही साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये है आपका आंसर। कौन सा है ये वाला? ये आपका आंसर है। सीधा अवकलन से था, एकदम सीधा अवकलन से था, ज़्यादा जोर वाला क्वेश्चन ही नहीं था। इस क्वेश्चन में मुझे शायद थोड़ा सा करेक्शन लगता है, पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ये गलत हो कि देखिए x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो y का मान ही नहीं आता, y का मान ही नहीं आता। जैसे आप x का मान 0 रखेंगे,
एक्स का मान 0 रखते बटे में 0 आ जाएगा, तो एक्स बराबर 0 पे वाई का मान ही संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, तो मैं इसमें करेक्शन चेक करके मैं इसको ऐड करूँगा। शायद देखिए मैं नहीं कह रहा कि आरपीसी ने गलत दिए, हो सकता है हमारी साइड से, हमारी टीम की साइड से कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, एक्स बराबर ए हो या यहाँ एक्स हो या कहीं कुछ थोड़ा सा करेक्शन हो। थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे इसको लेके, तो उसका मुझे करेक्शन एक बार चेक करना पड़ेगा और करेक्शन चेक करके मैं आपको इसका ऐड करके दूंगा। ठीक है, ये पेंडिंग है और आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो भी है क्वेश्चन गलत है इस वजह से दिक्कत है, बाकी 2 बार आउटलाइन करना है, 2 बार आउटलाइन करके फिर आपको एक्स बराबर 0 रखना है, तो मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कि परिभाषित है, ये आपका है 1/x माइनस मोड एक्स, और परिभाषित फलन है। आपको ऑप्शन में 2 चीज़ें दी गई है कि x के 0 से बड़े के लिए संतत है, 0 से बड़े के लिए अवकलनीय है। भाई झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी x का मान अगर मैं 0 से बड़ा लेता हूँ, सपोज कीजिए x 0 से बड़ा मैंने 2 ले लिया, 2 0 से बड़ा होता है, कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं यहाँ 2 रखूँगा तो फलन का मान ही नहीं आ रहा, आप देखिए 2 रखने पर फलन का मान ही नहीं आ रहा, ये आ रहा है 1/2 माइनस 2, जो कि 1/0 आ गया। 1/0 है परिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, तो जब फलन का मान ही नहीं आ रहा तो संतत भी नहीं है, बिना फलन के मान के संतत कैसे होगा, और संतत नहीं है तो फिर अवकलनीय कैसे होगा, तो ना संतत हुआ ना अवकलनीय हुआ, इसका मतलब दोनों बातें झूठी बोली है, ये भी झूठ ये भी झूठ, दोनों ही झूठ, क्योंकि जब संतत ही नहीं है तो फिर अवकलनीय कैसे हुआ, तो भाई असत्य। और ये 2 की बात नहीं है, 3 पे चेक कर लीजिए, 3 पे बात नहीं, 4 पे चेक कर लीजिए, 4 छोड़िए 5 पे चेक कर लीजिए, हर बात पे गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही असत्य, ना तो कथन 1 ना ही कथन 2 सत्य है, ये ऑप्शन सही है, कथन दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब सोचिए बेटा, जब संतत ही मैंने कहा था ना, संतत अवकलनता के लिए आवश्यक शर्त है, जैसे पेट्रोल बाइक के लिए जरूरी है, पेट्रोल अगर कोई पेट्रोल बाइक है तो उसके लिए पेट्रोल आवश्यक है, तो पेट्रोल ही नहीं है तो बाइक चलेगी कैसे, तो सेम वही बात है, जब संतत ही नहीं तो अवकलनीय कैसे होगा। किसी भी x का मान 0 से बड़े किसी भी बिंदु पे मैं चेक करूंगा तो यह निर्धार्य आएगा, तो जब किसी भी बिंदु पे जिसके लिए बोल रहा है उस बिंदु पे इसका मान ही विद्यमान नहीं है, इसका मतलब संतत नहीं है, संतत नहीं है यानी अवकलनीय नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, बात खत्म, जोड़ी खत्म। ठीक है, ये खेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड खेला है जानबूझ के, इसे एक बार थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा, क्योंकि x के ऊपर x आया है, x के ऊपर x आया तो सीधा अवकलन नहीं कर सकते, लोग ही आपकी मदद करेगा, तो लोग लेके आपको ये अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं एक बार u मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीधा तो मैं इसका कर भी नहीं सकता, लोग लेके करना पड़ेगा, इसको u मान लिया और इस भाई साहब को एक बार यहाँ ले आया, 2 आगे ले आइए, 2 2 4 हो जाएगा, u बराबर 4 log x। ठीक है, यहाँ तो सीधा अवकलन हो जाएगा dy/dx, एक्स स्क्वायर का हो गया मेरा 2x और u का हो गया du/dx। du/dx मुझे इटली से इंपोर्ट करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही dy/dx निकल के आएगा। तो आ जाओ भैया u, यहाँ लोग लेकर करना पड़ेगा क्योंकि चर की पावर चर है, चर के ऊपर चर बैठा है, और जब चर के ऊपर चर बैठा होता है तो लोग लेना पड़ता है, तो ये log x का स्क्वायर हो गया। थोड़े से मेरे u से सावधान रहिएगा, 4 जैसा लगता है अवकलन करने पर, 1/u du/dx 4 log x का 1/x, ओ सॉरी 2 log x पहले, du/dx बराबर u 4 दूनी 8 8x log x, और u का मान जो है वो भी रख देंगे, तो dy/dx बराबर 2x प्लस du/dx, u का मान कितना है, u का मान है x की पावर 4 log x बट्टा 8 log x। अब x का मान 2 रखने के लिए कहा है इसने, x का मान 2 रखने के लिए कहा है, ये पूछा कि जो अवकलन है, ये जो अवकलन आया है ये 2 पे निकालिए, निकाल देते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 4 4 log 2 8 log 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ मिला लीजिएगा किसके साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ आप कहेंगे सर बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, तो बट्टे में कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग करेंगे तो ही बैठ जाएगा। जैसे यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ गया 4, सब कुछ 4 के पदों में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप भी 4 के पदों में निकाल लीजिए। आप भी क्या करिए, 4 × 4, यहाँ 2 × 2 है, 2 को पीछे ले जाइए, 1 2 को आगे रख लीजिए, ये आ जाएगा 4, 1 2 की पावर 2 4 बन जाएगा। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 लेके 2 को पीछे ले जाइए, ये भी × 2 log 4 बन जाएगा, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया।
सब कुछ 4 के पदों में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, सीधा अवकलन करिए। सीधा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ है ही नहीं बदलने के लिए। सीधा अवकलन करिए। dy बाई डी एक्स बराबर, ये तो आपका y बराबर साइन एक्स के अंदर साइन एक्स है, अवकलन हो जाएगा cos साइन एक्स, पहले बाहर वाले साइन एक्स का cos साइन एक्स, फिर साइन एक्स का cos एक्स। इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, इसे 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तक काम नहीं रुकेगा, एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। पुनः अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, गुणा का नियम लगेगा। अपन cos x को बाहर छोड़ देते हैं या इसका कर लेते हैं, इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा cos x, और ये भैया cos x और है तो cos इंटू cos स्क्वायर एक्स, प्लस फिर इसको छोड़ देंगे, cos साइन एक्स को छोड़ दिया, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आया मान रखने की बारी, रख दीजिए मान, हो गया काम आपका। मान क्या रखना है, साइन एक्स जो है उसका मान है y, ये y आ गया, माइनस y और साथ में आया cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos साइन एक्स इंटू cos x चाहिए, तो cos साइन एक्स का मान चाहिए, उतना मान निकाल लीजिए एक बार। cos साइन एक्स का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, cos साइन एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स बट्टा cos x आएगा, cos बट्टा साइन tan x बन जाएगा, तो माइनस का tan x, माइनस tan x और dy बाई डी एक्स, तो माइनस tan x dy बाई डी एक्स को उधर ले जाइए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy बाई डी एक्स बराबर y cos स्क्वायर एक्स। तो y cos स्क्वायर एक्स आपका आंसर है और y cos स्क्वायर एक्स ये रहा, ये आपका आंसर है। तो ये लीजिए, कुल मिला के 20 क्वेश्चन थे आपके अवकलन में। खूब सारे क्वेश्चन अवकलन से आते हैं, मैंने पहले भी कहा था आते हैं, लेकिन आपने ट्रिक देखा होगा कि 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर पुट किए जाते हैं। ट्रिक होते हैं, लोग वाले हैं, लोग लेना चाहता है जानबूझ के कि आप लोग लें, या फिर आप त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करें, या फिर अवकलन और संतत का जो खेल है उसमें आप फंसे। ये 3-4 चीज़ें हैं जो वो खेलता है, तो ये पकड़ लीजिए, आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।